प्रिय विद्यार्थियों, जर्मनी का एकीकरण और चौथा व्याख्यान। विगत व्याख्यान में हम चर्चा कर रहे थे कि बिस्मार्क ने ऐसी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बना दी, जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति है और जो उसकी विदेश नीति का एक जो प्रमुख उद्देश्य रहा कि ऑस्ट्रिया को अलग थलग करना और यूरोप में जो बड़े देश थे उन देशों की मित्रता प्राप्त करना। तो इस क्रम में बिस्मार्क ने रूस की मित्रता प्राप्त कर ली, उसने इटली की भी मित्रता प्राप्त कर ली, फ्रांस को भी उसने तटस्थ रहने पर राजी कर लिया और इंग्लैंड उस समय यूरोप की राजनीति में ज़्यादा उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था और ऐसी परिस्थितियां बना करके अब वह चाह रहा था कि ऑस्ट्रिया से युद्ध हो और उसने ऑस्ट्रिया को युद्ध के लिए विवश कर दिया और उसको बड़ी प्रसन्नता हुई जब ऑस्ट्रिया और उसके बीच में युद्ध रोकने के समस्त उपाय जो असफल हो गए तो खुश हुआ और खुशी में कहा, जैसा कि पुस्तकों में लिखा है, अब तो युद्ध होगा, खुशी से चिल्ला उठा। ऑस्ट्रिया से युद्ध वो करना चाहता था क्योंकि वो समझता था कि ऑस्ट्रिया को पराजित करना आवश्यक है। 1 जून 1866 को ऑस्ट्रिया ने जर्मनी के संघीय डाइट को आमंत्रित किया तथा सेलेस्विंग और हॉलस्टीन के पर निर्णय करने को कहा। ऑस्ट्रिया के संकेत पर संघीय डाइट ने निर्णय दिया कि सेलेस्विग, हॉलस्टीन और लोयनबुर्ग ड्यूक ऑगस्टनबर्ग को दे दिए जाएं। ये ऑस्ट्रिया के संकेत पर संघीय डाइट ने निर्णय दिया। बिस्मार्क ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ऑस्ट्रिया द्वारा गेस्टाइन का समझौता भंग किए जाने से प्रसा भी इससे मुक्त हो चुका है। तत्पश्चात 6 जून को प्रसा ने हॉलस्टीन पर आक्रमण कर दिया। ऑस्ट्रिया की सेना बिना संघर्ष के पीछे हट गई। 11 जून को ऑस्ट्रिया ने संघीय डाइट में प्रस्ताव रखा कि संघ प्रसा के विरुद्ध सेना भेजने के आदेश दें, क्योंकि प्रसा ने एक दूसरे सदस्य यानी कि ऑस्ट्रिया के विरुद्ध सेना भेजी है। बिस्मार्क के विरोध के बावजूद 14 जून को ऑस्ट्रिया का प्रस्ताव पास हो गया। बिस्मार्क ने संघीय डाइट के इस निर्णय को अवैध ठहराते हुए जर्मन परिसंघ समाप्त करने की मांग की और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ये जो डाइट था विद्यार्थियों, ये डाइट जर्मन जाति के जो राज्य थे उन राज्यों का एक संघ बना करके और एक उनका जो एक यूँ कहें कि उनकी पंचायत नुमा, जैसे हमारे कोई लोकसभा या राज्यसभा, तो वो वहाँ पर एक इस प्रकार की जिसको उन्होंने डाइट कहा, जिसका सदस्य प्रसा भी था, जिसका सदस्य ऑस्ट्रिया भी था। तो वो डाइट ने जो है ऑस्ट्रिया के समर्थन में प्रस्ताव पास कर दिया। तो बिस्मार्क ने इस निर्णय को अवैध ठहरा दिया और कह दिया कि जर्मनी इस परिसंघ को समाप्त कर दिया जाए और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रिया व प्रसा का युद्ध केवल 7 सप्ताह तक चला। इस युद्ध को 7 सप्ताह का युद्ध भी कहते हैं। 3 जुलाई को युद्ध का प्रमुख व निर्णायक संघर्ष सेडोवा नामक स्थान पर हुआ। इस दिन दोपहर के 2 बजे तक ऑस्ट्रिया की जीत निश्चित दिखाई दे रही थी, किंतु इसी समय प्रसा का राजकुमार अपनी सेना लेकर आधमका और ऑस्ट्रिया की सेना पर टूट पड़ा।
3:30 बजे युद्ध का फैसला हो गया। प्रशा की शानदार विजय हुई तथा ऑस्ट्रिया की निर्णायक पराजय हुई। इस युद्ध में जर्मनी के बवेरिया, ब्यूटेमबर्ग, सैक्सनी, हनोवर, हेस कैसल, बेडन आदि राज्यों ने ऑस्ट्रिया का साथ दिया था, किंतु 3 दिन के भीतर ही प्रशा की फौजों ने इन सभी राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया। युद्ध में पराजित ऑस्ट्रिया की हालत इतनी खराब हो गई कि प्रशा का सम्राट तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना पर अधिकार करना चाहता था, किंतु बिस्मार्क ने कहा, युद्ध का निर्णय हो गया, अब हमें पुनः ऑस्ट्रिया की पुरानी मित्रता प्राप्त करनी है। बिस्मार्क जानता था कि ऑस्ट्रिया के साथ उदारतापूर्ण संधि करना ही प्रशा के हित में है। बिस्मार्क का लक्ष्य ऑस्ट्रिया को जर्मनी से निकालना था, न कि ऑस्ट्रिया को जीतना। बिस्मार्क यह भी जानता था कि यदि वीना पर अधिकार कर लिया तो इससे ऑस्ट्रिया का घोर अपमान होगा, जिसे वह कभी भूल नहीं सकेगा। इसके अतिरिक्त अन्य यूरोपीय राज्यों की हस्तक्षेप की संभावना भी हो जाएगी, जिससे जर्मनी के एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। तो ये बिस्मार्क ने एक बहुत सूझबूझ का यहाँ पर निर्णय लिया। अब 26 जुलाई को नेपोलियन द्वारा स्वीकृत शर्तों के आधार पर प्रशा व ऑस्ट्रिया के बीच निकोल्सबर्ग की एक अस्थायी संधि हो गई, किंतु इसमें फ्रांस को कुछ नहीं मिला। नेपोलियन ने बिस्मार्क से राइन तथा बेल्जियम के कुछ प्रदेशों की मांग की, किंतु बिस्मार्क ने कुछ भी देने से इनकार कर दिया। वस्तुतः बिस्मार्क के कूटनीतिक चातुर्य के समक्ष नेपोलियन जो था पूर्णतः पराजित हुआ। निकोल्सबर्ग की जो ये अस्थायी संधि हुई थी, इसके बाद 23 अगस्त 1866 को प्राग की संधि हुई, जिसमें तय किया गया, पहला, वीना कांग्रेस द्वारा निर्मित जर्मन परिसंघ समाप्त कर दिया गया तथा ऑस्ट्रिया ने जर्मनी से अलग रहना स्वीकार कर लिया। ऑस्ट्रिया को 30 लाख पाउंड युद्ध का हर्जाना भरना पड़ा। संधि की दूसरी शर्त, स्लेस्विग, हालस्टीन, हेस कैसल, नासा, हेस डार्मस्टेट का उत्तरी भाग तथा फ्रैंकफर्ट नगर प्रशा में सम्मिलित कर लिए गए। तीसरा, ऑस्ट्रिया ने स्वीकार कर लिया कि मेन नदी के उत्तर में स्थित राज्यों का एक नया संघ, उत्तरी जर्मन परिसंघ प्रशा के नेतृत्व में बनाया जा सकता है। इस संघ में ऑस्ट्रिया का कोई स्थान नहीं होगा, यह स्वीकार कर लिया। चौथी शर्त, मेन नदी के दक्षिण में स्थित राज्यों वुर्टमबर्ग, बवेरिया और बादेन की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की गई तथा उन्हें अपनी इच्छा अनुसार अलग संघ बनाने का अधिकार दिया गया। पांचवा, वेनेशिया इटली को दे दिया। इस प्रकार प्राग की संधि द्वारा जर्मनी में ऑस्ट्रिया का नेतृत्व सदा के लिए समाप्त हो गया तथा प्रशा के नेतृत्व में उत्तरी जर्मनी संघ की स्थापना हुई। बिस्मार्क सभी जर्मन राज्यों को मिलाकर जर्मन संघ बनाना चाहता था, किंतु इस समय बिस्मार्क के लिए ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि दक्षिणी जर्मनी के राज्यों की इच्छा के विरुद्ध उन्हें संघ में सम्मिलित नहीं किया जा सकता था। अतः बिस्मार्क ने शेष 21 राज्यों को मिलाकर प्रशा के नेतृत्व में उत्तरी जर्मनी संघ का निर्माण किया। 1867 में इस नए जर्मन राज्य का नया जो जर्मन राज्य संघ का संविधान बनाया गया। संघ के लिए
2 संसदीय संसद की व्यवस्था की गई। प्रथम लोकसभा, जिसे वहां कहा गया राइक्सटेग, जिसके सदस्य वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित होते थे। और जो दूसरा सदन बनाया गया संघीय परिषद, जिसे वहां बुंदेसरॉट कहते थे, जिसमें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते थे। संघीय परिषद में 43 सदस्य थे, जिनमें 17 सदस्य प्रशा के थे। प्रशा का शासक वंशानुगत क्रम से संघ का अध्यक्ष नियुक्त हुआ, तथा यह भी निश्चित किया गया कि संघ का प्रथम चांसलर प्रशा का प्रधानमंत्री बिस्मार्क ही होगा। चांसलर संघीय परिषद का अध्यक्ष होता था, किंतु संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं था। चांसलर अपनी सहायता के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करता था। संघ के अंतर्गत सभी राज्यों को अपने आंतरिक शासन का अधिकार पूर्वक बना रहने का इन्होंने प्रोविजन किया। इस राज्य संघ के निर्माण से उत्तरी जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो गया, किंतु जर्मनी का एकीकरण पूर्ण होने के लिए दक्षिणी जर्मनी के राज्यों का इस नए संघ में सम्मिलित होना आवश्यक था, और इस कार्य को पूरा करने के लिए पुनः युद्ध लड़ना पड़ा बिस्मार्क को। प्राग की संधि जो हुई थी, उसके पश्चात फ्रांस और प्रशा के संबंध निरंतर बिगड़ते गए। ऑस्ट्रिया और प्रशा के युद्ध में नेपोलियन तृतीय इसलिए तटस्थ रहा कि प्रथम तो उसे बेल्जियम और राइन के क्षेत्र में कुछ प्रदेश प्राप्त होने की आशा थी। दूसरा उसको विश्वास था कि ऑस्ट्रिया व प्रशा का संघर्ष इतना लंबा होगा कि दोनों पक्ष उसे पंच यानी कि मध्यस्थ बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। किंतु बिस्मार्क इस तथ्य से भली भांति परिचित था कि जब तक फ्रांस की शक्ति बनी रहेगी, तब तक दक्षिणी जर्मन राज्यों को जर्मन संघ में सम्मिलित करना संभव नहीं होगा। बिस्मार्क ने अपने संस्मरणों में लिखा था कि जर्मनी का एकीकरण पूर्ण करने के लिए फ्रांस और प्रशा का युद्ध अनिवार्य रूप से होगा। वस्तुतः सेडोवा के युद्ध के बाद फ्रांस और प्रशा के संबंधों में निरंतर तनाव आता गया। फ्रांस व प्रशा के बिगड़ते संबंधों के जो प्रमुख कारण थे, उसकी यदि हम चर्चा करें तो पहला कारण तो यह था कि प्रशा की विजय से फ्रांस के राजनीतिज्ञों को ऐसा प्रतीत हुआ कि इससे न केवल फ्रांस की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा है, अपितु अब फ्रांस की सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। इसलिए फ्रांस के राजनीतिज्ञ सेडोवा का प्रतिशोध लेने की मांग कर रहे थे। फ्रांस की यह नीति थी कि जर्मनी सदा निर्बल रहे। फ्रांस की यह नीति थी कि जर्मन राज्यों में परस्पर झगड़ा चलता रहे ताकि जर्मनी का संगठन न हो सके। किंतु ऑस्ट्रिया के पराजय के बाद प्रशा यूरोप की महान शक्ति बन गया। इस स्थिति को फ्रांस सहन करने के लिए तैयार नहीं था। दूसरा कारण, नेपोलियन और जब बिस्मार्क की भेंट के बाद नेपोलियन को यह आशा थी कि फ्रांस की सीमा का विस्तार राइन नदी तक हो जाएगा। युद्ध की समाप्ति के बाद नेपोलियन ने इसके लिए प्रयत्न भी किया, किंतु बिस्मार्क ने अपने दूत, अपना जो उसका बिस्मार्क का राजदूत है, बिस्मार्क ने अपने दिव्य आश्वासन की जो है उपेक्षा की। नेपोलियन ने जो प्रयत्न किया
अपना दूत भेजा, उसका दूत गया, उसने उपेक्षा की। इससे नेपोलियन क्रुद्ध हो उठा। उसकी समस्त आशाओं पर पानी फिर गया नेपोलियन की, और उसकी प्रतिष्ठा भी गिर गई। ऐसी स्थिति में वह प्रशा को सबक सिखाना चाहता था। तीसरा कारण, अमेरिका में चल रहे गृह युद्ध का लाभ उठाकर फ्रांस ने मैक्सिको में हस्तक्षेप किया। वह मैक्सिको के प्रजातंत्र को समाप्त कर वहां अपना राज्य स्थापित करना चाहता था, किंतु इसमें असफल रहा। मैक्सिको के शासक की हत्या का उत्तरदायित्व भी फ्रांस पर डाल दिया गया, जिससे फ्रांस की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा गिर गई। अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए नेपोलियन के समक्ष युद्ध के अतिरिक्त कोई मार्ग था नहीं। चौथा कारण, नेपोलियन तृतीय ने 1867 में हॉलैंड के शासक से लक्सेमबर्ग खरीदना चाहा, लेकिन बात बनने वाली थी। हॉलैंड का शासक इसके लिए तैयार हो गया, किंतु बिस्मार्क के हस्तक्षेप के कारण नेपोलियन को लक्सेमबर्ग प्राप्त नहीं हो सका। इससे फ्रांस की जनता और नेपोलियन बहुत क्रुद्ध थे। पांचवा कारण, क्रीमिया युद्ध के कारण रूस व फ्रांस की मित्रता थी। पोलैंड के विद्रोह में प्रशा ने रूस की नीति का समर्थन करके रूस की मित्रता प्राप्त कर ली। इससे फ्रांस में खलबली मच गई। इधर बिस्मार्क ने अपने कुशल कूटनीति द्वारा इटली को भी अपने पक्ष में कर लिया। उसने इटली को वेनेशिया दिलाकर फ्रांस से पृथक कर दिया। इससे फ्रांस और अधिक घबरा उठा। अब युद्ध के अतिरिक्त कोई उपाय दिख नहीं रहा था फ्रांस को। छठा कारण, इधर जर्मनी के लोग भी फ्रांस से नाराज थे। जर्मन का कहना था कि वास्तव में फ्रांस ही जर्मनी के एकीकरण में बाधक है। सातवां कारण, दक्षिणी जर्मनी के 4 राज्य बवेरिया, वुर्टमबर्ग, बेडेन तथा हेसे अब भी जर्मन संघ की उपेक्षा कर रहे थे। इन चारों राज्यों पर फ्रांस का प्रभाव था। नेपोलियन इन राज्यों को जनसंघर्ष के विरुद्ध भड़का रहा था। बिस्मार्क इन राज्यों को जर्मन संघ में मिलाकर जर्मनी का एकीकरण पूरा करना चाहता था। अतः दोनों में युद्ध अनिवार्य था। आठवां कारण, फ्रांस और प्रशा के तनावपूर्ण संबंधों के मध्य स्पेन के उत्तराधिकार का प्रश्न उत्पन्न हो गया, जिससे दोनों राज्यों के संबंध और बिगड़ गए और युद्ध प्रारंभ हो गया और दोनों पक्षों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।